हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी प्री 2023 के लिए जो विजन के द्वारा जारी किया गया है पीटी 365 वो है पॉलिटी का, और इसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये एक से ज्यादा वीडियो में हो सकता है, इनको कवर करने की हम कोशिश करें। तो आइए देख लेते हैं कि इस पॉलिटी वाले सेक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप सिलेबस एक बार पूरी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है आपका यहाँ पर। तो पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस में कुल मिलाकर के आपके 8 चैप्टर्स रहेंगे। जैसे पहला चैप्टर है आपका इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसमें 9 टॉपिक्स होंगे। उसके बाद है आपका चैप्टर 2, और उस इसी तरीके से कुल मिलाकर के आपके 8 चैप्टर्स रहेंगे इस पीटी 365 पॉलिटी वाले सेक्शन में। 8 चैप्टर्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक चैप्टर कम से कम हम खत्म कर पाए। राइट दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पिछले एक साल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें घटित हुई है उनको कवर करने की कोशिश किया जाएगा। और उसमें सबसे पहला है, आपको पता होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है, जिसको चैलेंज किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो वाई इन न्यूज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस्ड 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राइट दोस्तों, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर के ये न्यूज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आरक्षण है ये बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या। तो देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीनो कमीशन। तो आपको याद रखना है कि ईडब्ल्यूएस जो आपको कोटा रिजर्व किया गया है, ये किस कमीशन के बेसिस पर किया गया है? तो सिन्हो कमीशन के ऊपर ये आपका आरक्षण दिया गया है। और इससे रिलेटेड आपका कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 provides reservation to AWS among non-OBC and non-STs, SC/STs। तो आप सबको पता होगा, इसमें तो अत्यधिक बताने की जरूरत है नहीं। इंसर्टेड आर्टिकल, आपको याद रखना है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किन 2 आर्टिकल को ऐड किया गया है? तो वो ऐड किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया है। और ये दोनों क्या इनेबल करते हैं? तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जगह ये प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 56 और 16 का 6, आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल आपका 16 का 6 ये क्या है? तो आर्टिकल 15 का 6 क्या कहता है? इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आर्टिकल 15(4) and 15(5). This relates to their admission to the educational institutions। तो इसमें उन लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है जो आर्टिकल 15 के 4 और 15 के 5 में मेंशन नहीं है, यानी कि अदर देन मेंशन्ड इन द 15 आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5), इसमें जो मेंशन है उनको छोड़ करके उनको ये आरक्षण दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आपका याद रखेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6। अब देखिए आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 ये क्या कहता है? रिलेट टू द सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ SC/STs। तो ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 15 का 5, ये आपको बताता है सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस 4 और SC/STs के बारे में बताता है। अब देख लेते हैं जो दूसरा आर्टिकल ऐड किया गया है, आर्टिकल 16 का 6, इसमें क्या प्रोविजन किया गया है? तो ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any economically weaker section other than those mentioned in article 16 का 4। तो आर्टिकल 16(4) में आपको कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि अगर सरकार चाहे तो किसी खास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग को आरक्षण मुहैया करा सकती है, तो उनको छोड़ करके
आर्टिकल 16 के 6 में एक ऐसा प्रोविजन किया गया कि आर्टिकल 16 के 4 में जो प्रोविजन किए गए हैं उनके अलावा अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो इकोनॉमिकली वीकर है तो सरकार चाहे तो उनको अपनी तरीके से अपनी तरफ से स्पेशल प्रोविजन उनके एडवांसमेंट के लिए कर सकती है। और ये क्या करता है दोस्तों, दिस रिलेट्स टू प्रमोशंस इन अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट्स। तो ये इससे रिलेट करता है, यानी कि जब प्रमोशन और अपॉइंटमेंट में ये प्रमोशन को रिलेट करता है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें बात की गई आर्टिकल 16 का 4 का। तो आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, तो ये रिजर्वेशन फॉर दोज बैकवर्ड क्लासेज विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस। तो आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट में वो इक्वली नहीं है या फिर एडिक्वेटली नहीं है, तो उनको वो अपनी तरफ से कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है। और आर्टिकल 16(6) क्या कहता है कि आर्टिकल 16(4) के अलावा अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो इकोनॉमिकली वीकर है तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरीके से उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। तो ये थे आपके दो आर्टिकल 15 के 6 और आर्टिकल 16 के 6। राइट दोस्तों, चलिए अब हम देखते रहते हैं अगला क्या है। तो अलाउस, ये अलाउ करता है कौन, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट government to decide whether the provide reservation to EWS for the appointment in state government jobs and admission to state government educational institutions. अब amended article 15 to additionally permit government to provide for advancement of EWS. Up to 10% of seats may be reserved for such section for admission in educational institutions are not applicable to minority educational institutions. very important, ये जो आपका प्रोविजन है आर्टिकल जो 15 को अमेंड किया गया है, ये आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया है इसमें क्या है। तो ये परमिट करता है गवर्नमेंट को टू रिजर्व अप टू 10% ऑफ ऑल पोस्ट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस सिटीजन्स। ठीक है ना। चलिए अब इसके क्या है, क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ हम ध्यान ले लेते हैं। तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है दोस्तों a household with an annual income of Rs 8 lakh or above is not eligible for the reservation. The term creamy layer was introduced by, ये जो था स्टानथन कमीशन जो 1971 में बना था, उसके बेसिस पर ये आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और अभी जो प्रोविजन है कि अगर जिस भी फैमिली हाउस होल्ड का जो आपका एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो वो आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए, और दूसरी ओर क्या है, अदर कंडीशंस फॉर द रिजर्वेशन लेट डाउन इन इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस में भी कुछ प्रोविजन किए गए थे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो। रिजर्वेशन टू सोशियली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन दिया जा सकता है किसको किसको। इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि रिजर्वेशन जो है वो सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में ही दिया जा सकता है। और 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी कि जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है उसका जो कोटा है, जो कैप है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रोमोशन। और इसी केस में कहा गया था, आप याद रखेंगे कि प्रोमोशन में आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा इंदिरा साहनी केस में। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, की जो वर्तमान में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसके साथ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का क्या रोल है। तो ए पर्सन नॉट कवर्ड अंडर द रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी and whose family had a gross annual income below 8 lakh was to be identified as EWS for reservation. Also excluded were those who had 5 acres of agricultural land or a residential flat of 1000 square feet, a residential plot of 100 square yards and above in notified municipalities or 200 square yards in other areas. तो ये क्राइटेरिया है EWS रिजर्वेशंस के। अब जो 2022 में एक जनहित अभियान जारी के थ्रू पीआईएल जो जारी किया गया था, पीआईएल दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में।
तो इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मायने रखता है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, यही आएगा लिखने के लिए, तो आप यहीं से लिखेंगे। रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया एलोन डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी रिमार्केबल स्टेटमेंट दोस्तों। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, अगर हम केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस इज डीम्ड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी। अब ईडब्ल्यूएस को एक अलग कैटेगरी की मान्यता दी गई है। अब एक्सक्लूजन ऑफ SC STs SEBC was a part of reasonable classification and necessary to avoid double benefits। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह कहना था कि अगर इनको एक्सक्लूड किया गया है SC ST और SEBC को, तो इसलिए किया गया है ताकि ये जो है डबल बेनिफिट का फायदा न उठा सके, यानी कि उनको ओबीसी के तहत भी आरक्षण मिल रहा हो और ईडब्ल्यूएस के तहत भी आरक्षण मिल रहा हो। तो इस जो डबल बेनिफिट है इनको दूर करने के लिए ये एससी एसटी और ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है। अगला प्रोविजन देख लेते हैं। ऑल्सो रिजर्वेशंस एज ए कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रूल्ड नहीं किया जाएगा। कैन नॉट बी रूल्ड आउट मतलब उससे बाहर नहीं आ सकता, मतलब रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता प्राइवेट में भी। अब अगला प्रोविजन है कि 50% rule formed in Indira Sahni judgment in 1992 has not been held to be flexible and inviolable for all times to come. Further, it had applied only to SC, ST, OBC communities and not the general category। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ कह रहा है कि जो 50% का जो कैप लगाया गया था इंदिरा साहनी केस में, ये कहा गया था कि ये कैप सिर्फ जो है ये SC, ST और OBC पर लागू होता है, नॉट जनरल कैटेगरी। और जो आपका 10% का रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी में ही लोगों को दिया गया है। तो कोर्ट का ये यहाँ तर्क था कि ये जो 50% का कैप है जो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था, जो कि 1992 में हुआ था दोस्तों, और इसमें जो कैप था ये SC, ST, SEBC और OBC के लिए था, नॉट जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इस तरीके से किसी भी लॉ का यहाँ पर वायलेशन नहीं माना जाता है। तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, किसमें? तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किया गया था कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC। तो ये न्यूज में क्यों है तो देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट गिव द 14th एक्सटेंशन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन सेट अप टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC टू सबमिट रिपोर्ट बाय जुलाई 31, 2023। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन का को एक्सटेंड करके 14th एक्सटेंशन मिला है जस्टिस रोहिणी कमीशन को। किस लिए? कि आप सब कैटेगराइजेशन करिए, जो OBC कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को सब कैटेगराइज्ड करिए कि उसमें किनको स्पेशल प्रोविजन में किनको जरूरत है, किनको नहीं जरूरत है। और ये जो रिपोर्ट आपको पब्लिश करना है वो 31 जुलाई 2023 तक आपको गवर्नमेंट को सौंप देनी है। ये यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं दोस्तों OBC रिजर्वेशन बैकग्राउंड पर। तो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन क्लासेज कमीशन कब बना था? तो 1953 में बना था अंडर द काका कालेलकर के अध्यक्षता में। तो काका कालेलकर कमेटी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन का ये पहला स्टेप था, 1953 में बना था। उसके बाद देखते हैं तो 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था अंडर बीपी मंडल के प्रेसिडेंटशिप में। तो बीपी मंडल के प्रेसिडेंसी में 1979 में बना था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। और देखते हैं 1992 में इन्हीं के बेसिस पर, यानी कि बीपी मंडल कमेटी के बेसिस पर ही 27% का आरक्षण दिया गया था OBCs को। और ये आर्टिकल कौन था? अंडर आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 के तहत। आर्टिकल अब देख लेते हैं 1992 में क्या हुआ। तो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक्ड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी जजमेंट 1992। याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा प्री में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो ये इंदिरा साहनी केस 1992 से आया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास है क्या कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ये क्या है? तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल
338 का बी। अब आपको पता होना चाहिए कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 338 का सब क्लोज बी, आर्टिकल 338 का बी, ये आपका हो गया है एनसीबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और एनसीबीसी वाज सेट अप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एनसीबीसी एक्ट 1993। और आपका एनसीबीसी है, उसको एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी गठित की गई थी। कब? तो 1993 में एनसीबीसी एक्ट के थ्रू। अब कंसिस्ट ऑफ अ चेयर, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं तो क्या होता है। तो एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अंदर अदर मेंबर कमिटी होते हैं। यानी कि कुछ कुल मिलाकर के 5 मेंबर कमिटी होंगे, जिसमें से एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे इसके। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो प्रेसिडेंट के अंदर ही अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी आएगी। अब टेन्यूर की बात करते हैं एनसीबीसी का। तो देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्यूर ऑफ ऑफिस हैज बीन नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है कि वो क्या इनके ऊपर कंडीशन लगा सकती है कि उनका कितना टेन्यूर होगा, कितना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा एनसीबीसी का आपका ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑर्गेनाइजेशन है। अब आइए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये आपका जो सब कैटेगराइजेशन के लिए कमेटी को एक्सटेंड किया गया है उसके बारे में। तो ये जो कमेटी बनी थी, ये बना था 2017 में दोस्तों, अंडर आर्टिकल 340। अंडर आर्टिकल 340 के तहत ये आपका कमेटी बनाई गई थी। आर्टिकल 340 क्या कहता है? तो empowers president appoints commission to investigate conditions of SEBC। तो ये कहता है आर्टिकल 348 empowers करता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी एक ऐसी कमिटी बना सकती है। याद रखेंगे आर्टिकल 340 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट एससीबीसी के कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी भी इस तरह की कमेटी को अपॉइंट कर सकती है। और इसी के अंतर्गत आपका ये कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी दोस्तों? तो कमेटी का नाम है जस्टिस रोहिणी कमीशन। तो इस कमेटी की स्थापना 2017 में किया गया था। तो ये कर सकती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। इन 2015 एनसीबीसी हैज proposed that OBC be divided into following 3 categories। तो 2015 में एनसीबीसी ने कहा था कि आप जो आपका ओबीसीज हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी इन्होंने सुझाव दिया था? तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC ग्रुप ए, फेसिंग सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस even within the OBC consisting of aboriginal tribes, nomadic and semi-nomadic tribes who have been carrying on with their traditional occupations। तो पहला क्राइटेरिया ये था। दूसरा क्राइटेरिया क्या? मोर बैकवर्ड क्लासेज यानी कि MBC ग्रुप बी था ये, कंसिस्टिंग ऑफ वोकेशनल ग्रुप्स कैरिंग ऑन विथ देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। और तीसरा था बैकवर्ड क्लासेज BC ग्रुप यानी ग्रुप सी, तो कंप्राइजिंग ऑफ दोज कंपैरेटिवली मोर फॉरवर्ड। तो जो मोर फॉरवर्ड थे उनको ग्रुप सी में रखा गया, जो उनसे थोड़ी हालत जिनकी खराब थी उनको ग्रुप सी में, और जो बिल्कुल भी एकदम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे, ये फेस कर रहे हैं सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो उनको EBC ग्रुप ए में रखा गया। तो ये 3 कैटेगरी का सुझाव दिया था एनसीबीसी ने 2015 में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 स्टेट्स एंड यूटीज जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, कर्नाटक, हरियाणा हैव सब कैटेगराइज्ड OBC फॉर द रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इसके आधार पर जो एनसीबीसी ने 3 क्राइटेरिया दिया था, तो अभी तक कुल मिलाकर के 11 स्टेट और यूटीज ने ये व्यवस्था अपने यहाँ कम से कम स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनके अंतर्गत ये कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ एग्जामिन एक्सटेंट ऑफ इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो मैंडेट है आप जस्टिस रोहिणी कमीशन का क्या मैंडेट है इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि एग्जामिन एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व बेनिफिट्स। तो यहाँ पर एक्चुअल में कहना ये चाह रहे हैं कि ये आरक्षण तो ओबीसी को दिया गया था, लेकिन अभी भी ओबीसी में जो सभी लोग हैं उनको ये प्रॉपर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। That means ये 47% reservation in jobs and education among castes or communities with reference to central OBC list। अब दूसरी तरफ है कि work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach
फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, ये आपको करना ही करना है, ये मैंडेट है जस्टिस रोहिणी कमीशन का। मतलब आपको 27% आरक्षण ओबीसी को देना है और एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए उनके कैटेगराइजेशन के लिए। ये बात रोहिणी कमीशन का मैंडेट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में ओबीसी के रिजर्वेशन की क्या स्थिति है? तो हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू नोटिफाई इलेक्शन इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो आपको पता होगा कि आपका जो सिविल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, तो वहां पर यूपी गवर्नमेंट ने ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की थी। हालांकि इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि ये जो है अभी एग्जैक्टली चुनाव से पहले आप ये रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है कि टू नोटिफाई इलेक्शन इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। दिस डायरेक्शन इज गाइडेड बाय प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 343 का यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मैंडेट्स दैट इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्युनिसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन। तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 टियर एक टर्म स्थापित किया है। अगर आपको पता होगा कि जब भी आप सिविल बॉडीज के इलेक्शन में अगर आप किसी को रिजर्वेशन देते हैं तो एक 3 टर्म क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अगर आप ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तभी आपको आरक्षण दिया जा सकता है। चूंकि यूपी गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं की थी और चूंकि जो वहाँ के सिविल बॉडीज हैं उनके समय बीतते जा रहे हैं, तो सुप्रीम वहाँ का हाई कोर्ट है ने ये कहा है कि टेन्यूर खत्म होने से पहले, वहाँ के सिविल बॉडीज के टेन्यूर खत्म होने से पहले चुनाव करा लेना है, चाहे इसके लिए आपको रिजर्वेशन न भी देना पड़े तो चलेगा। तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट अंटिल ट्रिपल टेस्ट कंडीशन एज मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010। याद रखेंगे केस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के कृष्णमूर्ति 2010 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कंडीशन रखा था। कहा हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आप इस चीज को फुलफिल नहीं करते, नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड इन यू यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स। अब ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया है क्या देख लेते हैं। सेट अप अ डेडिकेटेड कमीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू गैदर डेटा ऑन बैकवर्ड ऑफ ओबीसीज इन एवरी लोकल बॉडीज। तो यानी कि आपको क्या करना होगा कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेटा गैदर करने के लिए बैकवर्डनेस ऑफ ओबीसी इन एवरी लोकल बॉडीज। दूसरी क्राइटेरिया क्या थी? स्पेसिफाई प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन ईच लोकल बॉडीज इन लाइट ऑफ कमीशन रिकमेंडेशन। तो स्पेसिफाई करना होगा प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन को हर एक लोकल बॉडी में, जिस और जो किस पे बेसिस होना चाहिए, जो कमीशन आपने गठित किया उसके रिकमेंडेशन पर बेसिस होना चाहिए, वो बेस्ड होना चाहिए। इंश्योर करना होगा that such reservation does not exceed 50% of total seats reserved for SC, ST, OBC together। तो ये भी आपको ध्यान में बातें रखनी होंगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में बात रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन केस स्टेट यूटी इज नॉट इन पोजिशन टू फुलफिल ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट, द इलेक्शन टू एनी ऑफ इट्स लोकल बॉडीज कैन नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड अ स्टैट्यूटरी पीरियड। यानी कि अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो जो लोकल बॉडीज का स्टैट्यूटरी पीरियड होता है यानी कि 5 साल, तो इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। चाहे आपने रिजर्वेशन दिया हो या न दिया हो, आपको चुनाव करा लेना है। ठीक है, इसीलिए हाई कोर्ट ने यहाँ आदेश दिया कि आप पहले चुनाव कराएं। Constitutions provide for the reservation of SCs and STs in local bodies as per their population. State governments are allowed to make decisions on reservation for OBCs। ठीक है दोस्तों, ये है। तो ओबीसी को अब ये पावर दे दी गई है। ओबीसी के रिजर्वेशन के डिसीजन के लिए अब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है। और आपका एससी एसटी को रिजर्वेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े दोस्तों। Constitutions provide for the reservation of SC STs in local bodies as per their population। और वहीं अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर अलाउड टू मेक डिसीजन ऑन रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, यानी कि ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये भी बहुत ही चर्चा में रहा है दोस्तों। तो न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल
titled UCC in India Bill 2020 was introduced in राज्यसभा। तो यूसीसी इन इंडिया बिल 2020 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 राज्यसभा में पेश किया गया था और ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था। प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं दोस्तों कि मिनिस्टर के अलावा कोई अगर मेंबर अगर बिल को प्रेजेंट करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो इस अगर हम यूसीसी के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यूसीसी की पहल जो है कब से की जा रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय से ही। तो इन 1840 ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स लो की रिपोर्ट, क्या था? लेक्स लो की रिपोर्ट। ये अक्सर आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे तो ये आपको पता होगा कि ये टर्म आता है। अगर जिनको पता हो लेक्स लो की रिपोर्ट तो प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि लेक्स लो की रिपोर्ट आखिर होता क्या है। दोस्तों ये जब भी आप पॉलिटी में पढ़ेंगे खास करके ये चीजें तो आपको ये आएगा ही आएगा, लेक्स लो की रिपोर्ट क्या होता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड यूनिफॉर्म लॉज फॉर क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बट पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेयर इंटेंशनली लेफ्ट टू देम। अब 1900 ये कब था? 1840 की बात है। अब 1941 में गवर्नमेंट फॉर्म्ड BN राव कमिटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि BN राव कमिटी ये किसके लिए फेमस है? तो ये 1941 में बना था और ये आपका देख सकते हैं इंडिपेंडेंस से पहले बना था टू कोडिफाई हिंदू लॉज एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स। 1941 में बना था ये। अगर वहीं हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट के तो क्या था यूसीसी की सिचुएशन? इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल डिसाइडेड दैट सिक्योरिंग अ यूसीसी वाज नॉट विद इन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात किसने बोली थी दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोली थी। आगे बढ़ते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आया था। 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट आया था, प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। यानी कि इस एक्ट में बात की गई थी यूनिफॉर्म सिविल मैरिज की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। अगर वो देश का सिटीजन है तो उसके ऊपर ये यूनिफॉर्म सिविल या जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो अप्लाई होगा। इन 1955 एंड 56 4 हिंदू कोड बिल्स पास्ड, 4 हिंदू कोड बिल पास किए गए थे। वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एडवोकेटेड यूसीसी। तो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट में भी यूसीसी के एडवोकेशन की बात की गई है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि यूसीसी होता क्या है। दोस्तों यूसीसी का मतलब होता है सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। तो अगर इस देश के कोई भी नागरिक हो तो उन पर एक ही तरीके के लॉज लगेंगे, लेकिन किस मैटर में लगेंगे? तो पर्सनल मैटर में। किस तरीके का पर्सनल मैटर? तो जैसे हो गया मैरिज को लेकर के, जैसे आपको पता होगा कि अभी हिंदुओं में जो मैरिज को लॉ है वो हिंदू मैरिज एक्ट से ड्रिवन होता है और जो डिवोर्स होता है वो भी हिंदुओं के लिए अलग हिंदू कोड बिल्स आए हैं उनके थ्रू होता है। कस्टडी, एडॉप्शन जो होता है चाइल्ड एडॉप्शन, ये इसमें हिंदू लॉज लगते हैं। अब पहले क्या था कि मुस्लिमों के लिए अलग लॉज होते हैं, ये अभी भी है दोस्तों। मुस्लिमों में आप देखेंगे डिवोर्स का कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। इसीलिए यूसीसी की मांग की जा रही है कि इस देश के जितने भी सिटीजन हैं सबके ऊपर एक ही तरीके के लॉज लगने चाहिए। और इनहेरिटेंस, आपको पता होगा कि हिंदुओं में इनहेरिटेंस की कुछ क्राइटेरिया होती है, हिंदू कम्युनिटी में, मुस्लिम में क्राइटेरिया कुछ और होती है। तो इनको सब एक साथ लाने की पहल ये यूसीसी बिल करेगा। प्रोविजन फॉर यूसीसी कम्स अंडर आर्टिकल 44। याद रखेंगे आर्टिकल बहुत ही जाना पहचाना है, ये डीपीएसपी में आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के। Thus, UCC comes under non-justiciable part of the Constitution. सबको पता है कि डीपीएस पे नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। Also, पर्सनल लॉज comes under the inconcurrent list. तो पर्सनल लॉज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब हम करंट स्टेटस पर्सनल लॉज इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि करंट जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो क्या है। तो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर करेंटली गवर्न्ड बाय अ सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज which have been codified over years through various pieces of legislation. For example, अगर हम बात करें हिंदू पर्सनल लॉज कोडिफाइड इन 4 बिल्स, कौन कौन से? तो हिंदुओं के पर्सनल लॉज किन किन से हैंडल होते हैं? तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट।
तो ये 4 तरीके के लॉज हैं जिसके तहत हिंदू पर्सनल लॉ को हैंडल किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्म हिंदू आल्सो इंक्लूड्स, तो हिंदू में किनको किनको इंक्लूड किया जाता है, तो सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉज, यानी कि इन सभी कम्युनिटीज को हिंदू पर्सनल लॉ के तहत ही डील किया जाएगा। कौन कौन? सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट को भी। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इन एक्ट सच एज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ये इनके लिए 2 अलग एक्ट का प्रोविजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो देयर आर सम सेकुलर लॉज भी हैं कुछ, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी सेकुलर लॉज में सब पे लगेगा ये। अंडर विच इंटर रिलीजन मैरिज टेक्स प्लेस, तो जो भी इंटर रिलीजन मैरिज टेक्स प्लेस होते हैं उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हैंडल किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस पे अप्लाई होता है, तो याद रखेंगे ये सेकुलर ले, पहले तो इनका नेचर क्या है, सेकुलर है, और ये इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और फिर अगला क्या है, तो गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, ये भी सेकुलर है, विच एस्टेब्लिश द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ गार्जियंस। तो गार्जियनशिप के लिए आपको कोई रिलीजन मायने नहीं रखती है, तो इनके ऊपर जो लॉ लगता है वो गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट लगता है, और इसमें सभी के ऊपर लगेगा। अब बात करते हैं कि देश में क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पर यूसीसी है, तो गोवा एट प्रेजेंट इज ओनली स्टेट इन इंडिया विद यूसीसी। और इसके बाद दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बनने वाला है, अभी हालांकि हुआ नहीं है। अगर आपको हो गया तो प्लीज करंट स्टेटस आप यहाँ पर बताएं कि गोवा के अलावा कौन सा स्टेट है जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। तो पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 continues to be implemented under India's annexed the territory in 1961 irrespective of the religion or ethnicity of the community. However, Portuguese code is not completely a UCC. ये भी आप याद रखेंगे। जो हम यूसीसी की बात करते हैं कि गोवा में प्रेजेंट है, वो एक्चुअली में पोर्तुगीज सिविल कोड है, और इसी कोड से हर रिलीजन को हैंडल किया जाता है, उनके पर्सनल लॉज को हैंडल किया जाता है। तो एक्चुअल में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये क्या है, पोर्तुगीज सिविल कोड है। इसलिए अगर असली मायने में देखा जाए तो वो यूसीसी नहीं है। यहाँ पर कुछ बात की गई है केसेज, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूसीसी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा केस हुआ था आपका यूसीसी को लेकर के। तो सबसे पहले आप आ जाइए, शाहबानो केस 1985 में हुआ था। तो शाहबानो केस में पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंटूर्स ऑफ अ कॉमन सिविल कोड as it is an instrument that facilitate national harmony and equality before law। तो शाहबानो केस 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये काम है पार्लियामेंट का कि एक कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, क्योंकि ये नेशनल हार्मनी और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मुद्दा है, तो इस पर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना चाहिए। किसमें कहा गया था? शाहबानो केस, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद पढ़ते हैं तो मिस जॉर्डन डेनके वर्सेस एसएस चोपड़ा केस हुआ था। नीड फॉर फ्रेमिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म कोड फॉर मैरिज एंड डिवोर्स वाज रेज्ड बाय द कोर्ट। ये इस केस में कोर्ट ने कहा था। अगले है सरला मुदगल केस, ये हुआ था 1955 में, 1995 में। सरला मुदगल केस 1995 reiterated the need for the parliament to frame a UCC which could help cause of national integration by removing ideological contradictions। तो ये रहे आपका यूसीसी से रिलेटेड केसेस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो हेट स्पीच के बारे में, ये भी बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों। तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो एनसीआरबी रिपोर्टेड अबाउट 5% rise in cases under hate speech laws in 7 years। About hate speech के बारे में क्या है, तो hate speech has not been defined in any law in India। तो इंडिया में अभी तक hate speech को डिफाइन नहीं किया गया है। However, hate speech generally incitement to hatred primarily against a group of person dealt with IPC सेक्शन लाइक 153 का ए या 295 का ए। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो आपका हेट स्पीच है, वो हेट स्पीच अभी किससे हैंडल किया जाता है, तो दोस्तों इस देश में हेट स्पीच को आईपीसी सेक्शन 153 का ए और आईपीसी सेक्शन 295 के ए के तहत हेट स्पीच को हैंडल किया जाता है। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन सच एज इमेज,
cartoons, memes, objects, gesture and symbol and it can be disseminated offline or online. अब constitutional provision की बात कर लेते हैं कि hate speech से related क्या है, तो article 19 का 2 gives all citizens the right to freedom of speech and expression but subject to reasonable restrictions for preserving inter alia public order, decency and morality. तो ये आपका आर्टिकल 92 सब लोग जानते होंगे. तो ये एक्सेप्शन क्या है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन याद रखेंगे फॉर प्रिजर्विंग इंटर आलिया पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी. इंडियन पीनल कोड ये है 1860 सेक्शन लाइक 153 का ए, 153 का बी, 298 का 298 ऑफ आईपीसी 1860 डील विद द स्पीच ऑफ वर्ड्स दैट कुड क्रिएट मिसचीफ, आउटरेज, रिलीजियस बिलीफ ऑफ काउज, इम्प्यूटेशंस टू नेशनल इंटीग्रेशंस. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या है, सेक्शन 8 डिस्क्वालिफाइज ए पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्गिंग इन एक्ट अमाउंटिंग टू illegitimate use of the freedom of speech and expression. सेक्शन 123(3)(a) और सेक्शन 125 prohibits promotion of enmity on grounds of religion, race, caste, community or language in connection with election as a corrupt electoral and practice and prohibits it. तो ये है आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, तो सेक्शन 7 इसका क्या कहता है, पिनलाइजेस इंसाइटमेंट to and encouragement of untouchability through words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise. तो ये आपका हेट स्पीच से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था. अब देख लेते हैं हम सेडिशन के बारे में कि सेडिशन से क्या आपका रिलेट करता है. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट 154 ईयर ओल्ड सेडिशन लॉ अंडर सेक्शन 124 का ए, तो अभी तक सेडिशन लॉ को किससे हैंडल करते थे, आर्टिकल 124 के ए के तहत ऑफ आईपीसी which should be effectively kept in abeyance till union government reconsider the provision. तो ये तब तक के लिए इसको अबेंडन कर दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है जब तक इस पर कोई पुनर्विचार नहीं करती है, कोई नया प्रोविजन नहीं लाती, तो तब तक ये जो है सस्पेंड रहेगा आपका आईपीसी सेक्शन 124 का ए. ठीक है ना. चलिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ऑफ सेडिशन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेडिशन होता क्या है. तो 1837 में सबसे पहली ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस मैकाले ड्राफ्टेड सेडिशन लॉ एज एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट. याद रखेंगे सेडिशन लॉ किसकी देन थी, तो थॉमस मैकाले का. सेडिशन वाज ओमिटेड व्हेन आईपीसी इनैक्टेड, तो सेडिशन को हटा दिया गया था जब आईपीसी इनैक्ट किया गया था, यानी कि इंडियन पीनल कोड जब आया तो सेडिशन को हटा दिया गया था. सेक्शन 124 ए सेडिशन इंसर्टेड इन आईपीसी बाय एन अमेंडमेंट introduced by the Sir James Stephen when it felt the need for the specific section to deal with the offence. First case registered when Jogendra Chandra Bose, editor of newspaper Bangobasi, was booked for publishing the article criticizing age of consent bill. तो सबसे पहले इनके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड किया गया था. जोगेंद्र चंद्र बोस, ये इनका एक अखबार था बंगोबासी, उन्होंने उसमें क्रिटिसाइज किया था एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर के, तो इनके ऊपर सेडिशन का केस पहली बार चलाया गया था. बाल गंगाधर तिलक, एनी बसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, एम.के. गांधी एंड अदर सफर्ड इम्प्रिजनमेंट. तो इसी के केस के तहत सबको जेल की सजा सुनाई गई थी. इंडियन लीडर्स एग्री टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Sedition is no longer a part of Indian Constitution. However, Section 124A remains in IPC. याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया था, लेकिन ये आईपीसी बना रहा. ये 1949 में है. आप जो आपका टेन्यूर है वो देखते चलेंगे. अब 1951 नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19(1) का ए एंड पुट्स इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्री स्पीच. यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या प्रोविजन किया गया, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्री स्पीच पर रखा गया है, यानी कि आर्टिकल 91 का ए में. अब 1962 की बात करते हैं, तो इन केदारनाथ वर्डिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल
बेंच upheld the validity of sedition laws। इसमें केदारनाथ केस जो हुआ था 1962 में। अब 1974 की बात करें तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड सेक्शन 124 cognizable offense that authorizes police to make arrest without a warrant। तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1974 में। इसका मतलब है कि जो पुलिस है आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब थोड़ा सा केसेज डिस्क्राइब करने से पहले हम देख लेते हैं कि सेडिशन होता क्या है। तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी डिफाइन सेडिशन यानी कि सेक्शन 124 का एज एन ऑफेंस कमिटेड when any person by words or otherwise brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India by words either spoken or written, sign, visible representation or otherwise। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ वो करता है तो उसके ऊपर सेडिशन ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर सेडिशन केस लाया जा सकता है। सेडिशन इज ए कॉग्नाइजेबल, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडिशन इज ए कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। क्या क्या है? तो कॉग्नाइजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ए पर्सन चार्ज अंडर सेडिशन लॉ इज बार्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। They have to live without their passport and must produce themselves in court at all times as and when required. In 2018, Law Commission of India recommended to repeal Section 124A of IPC। रिपील कर दिया गया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में। अब जुडिशियल से रिलेटेड कौन कौन से केसेज हुए तो देख लेते हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, ये हुआ था आपका सेडिशन केस से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सिटीजन हैव राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट ऑन गवर्नमेंट और इट्स एक्शन एज लॉन्ग एज ही डज नॉट प्रोवोक वायलेंस। और दूसरा केस था आपका दोस्तों पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हुआ था 1982 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्लोगनियरिंग क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन। यानी कि स्लोगनिंग यानी स्लोगन क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन केस में ये इसको शामिल किया जाएगा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या था, न्यूज में क्यों है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज to be used only in exceptional circumstances। ये किया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन को। तो न्यूज में न्यूज में क्यों है तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन एक्सेप्शनल पावर ऑफ स्टेट व्हिच अफेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड हैज टू बी एम्प्लॉयड sparingly। कोर्ट distinguished between law and order situation and public disorder। preventive detention may apply in a latter but never for the former situation। ठीक है, चलिए अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको पता होगा आर्टिकल 22 का 1 क्या कहता है, इससे रिलेटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। तो अगर आपको उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको देख लेना है। तो आर्टिकल 22 का 1 क्लॉज क्या कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड of grounds of arrest or shall be denied right to consult or be defended by a legal practitioner। तो ये आपका है आर्टिकल 22 का 1 कि कोई भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि आपने मुझे किस आधार पे अरेस्ट किया है, बिना इसके इंफॉर्मेशन के उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, या उसको इस राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनको एक प्रोवाइड किया जाए डिफेंडेंट लीगल प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड किया जाए उनको। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 क्या कहता है तो एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच एन अरेस्ट। याद रखेंगे आर्टिकल, ये आर्टिकल 22 का 2 है। तो अगर कोई भी व्यक्ति डिटेन या अरेस्ट किया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। और ये भी आपका क्या कहता है आर्टिकल 22 का 2 कहता है। आर्टिकल 22 का 3 क्या कहता है दोस्तों,
एबव टू क्लॉजेज यानी कि आर्टिकल 21 का 1 और आर्टिकल 22 का 2 will not apply to a person who is detained in accordance to a law providing for preventive detention। याद रखेंगे जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है लॉ के तहत, तो उन पर ये आर्टिकल आपका जो भी प्रोविजंस है एबव क्लॉजेस के वो लागू नहीं होंगे। अब आर्टिकल 22 का 4 क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन ए पीरियड ऑफ 3 months unless an advisory board confirms that there is a sufficient cause for the continuation of such detention। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को डिटेंड किया गया है तो उसको 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर 3 महीने से ज्यादा अगर उसको डिटेंशन में रखना है तो उसके लिए आपको एक एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म कर एक एडवाइजरी बोर्ड से द्वारा एक कंफर्मेशन लेना होगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन में रहने के लिए पर्याप्त कारण अवेलेबल है, ठीक है। अन्यथा आप 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेंशन में नहीं रख सकते। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 कहता है ये। अब एक्सेप्शंस है आर्टिकल 22 के 4 का, तो क्या एक्सेप्शंस है? तो ये has been provided in article 22 का 7b itself। तो exceptions to article 22 के 4 का जो है प्रोविजन किसमें किया गया? आर्टिकल 22 के 7 में किया गया है। तो अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 22 क्लॉज 7 के सब क्लॉज बी में क्या लिखा गया है। ए पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months without opinion of an advisory board if parliament by law provides maximum period of such detention, circumstances, classes of persons and classes of cases to which such a law may apply। अब कह रहा है आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 के सब क्लॉज बी में कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेन किया जा सकता है विदाउट द ओपिनियन ऑफ सच एडवाइजरी बोर्ड। कब? जब पार्लियामेंट इस तरीके के लॉ बनाए कि उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन में रख सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हो, क्लासेज ऑफ पर्सन्स हो, क्लासेज ऑफ केसेस हो जिन पर ये जो ऊपर के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होते हैं, तो इनको 3 महीने से ज्यादा आप डिटेंशन में रख सकते हैं। ये कौन कहता है? आर्टिकल 27 के क्लॉज 7 का सब क्लॉज बी कहता है। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कि होता क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कह रहा है कि इट इज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन अ मियर रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। यानी कि अगर लगता है गवर्नमेंट को कि आपसे पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी को खतरा है तो बिना आपके किसी ऑफेंस के जो आपकी पुलिस है वो आपको डिटेन कर सकती है। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। हियर द पर्सन इज कन्फाइंड इन कस्टडी विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल। और बिना ट्रायल के पर्सन को आपको कस्टडी में लिया जा सकता है। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 और का क्लॉज 1 और 22 के क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रोविजन देता है। These protections are not available to a person arrested or detained under preventive detention laws under article 22 का 3। तो ये जो आपका है अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत आपको डिटेन किया गया है तो आर्टिकल 22 का 1 और आर्टिकल 22 का 2 ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत डिटेन किया गया हो, कस्टडी में लिया गया हो। अब इससे रिलेटेड मल्टीपल लॉज को देख लेते हैं। मल्टीपल लॉज सच एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करते हैं। कौन कौन? तो क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक कोड ऑफ क्रिमिनल यानी कि सीआरपीसी एक्ट आपको पता होगा, ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है। अब सीआरपीसी के बारे में जान लेते हैं कि सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी ऑफ इंडिया also provides for preventive detention under section 151। according to section 151 of CRPC, police are empowered to make preventive arrest if they believe they must do so to prevent commissions of any cognizable offenses। अगर पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति से कोई खतरा है बिना किसी
ऑफेंस किए हुए तो वो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत कस्टडी में ले सकती है। और ये किस आधार पे ले सकती है? तो सीआरपीसी सेक्शन 151 के तहत। अब कुछ ग्राउंड्स हैं कि जिसके आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। कौन-कौन से ग्राउंड्स हैं? तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के देखते हुए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं पुलिस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज एंड एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस। इसको लेकर के प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो लागू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये इसी के अंतर्गत आएगा, तो इसको हम थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये न्यूज़ में क्यों है? तो सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई एज़ अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये उपा एक्ट 1967 के तहत ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको क्या किया गया है? ये अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया है। सिंपली कहें कि इसको बैन कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा केस डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऊपर वाला टॉपिक था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, उससे रिलेटेड कौन-कौन से केसेज़ हुए हैं। तो पहला है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के एक केस हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि अ ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 का 5। तो ग्रीन फ्लैग दे दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को, किस केस में? ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं तो सिबल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट a courtroom is not even contempt to acquire into a reality or in any case of the fact which are referred as grounds of detainment। फिर से एक बार सुन लें इसको। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट ए कोर्टरूम इज नॉट इवन कंटेम्प्ट टू inquire into reality or in case of the facts which are referenced as grounds of detainment। अगला केस है आपका शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। although concept of preventive detention in itself is a draconian and infringes fundamental rights, sometimes it is necessary for a state to take such extreme steps for maintenance of security of a country। तो शंभुनाथ शंकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भले ही ये ड्रैकोनियन है और ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट लोगों के फंडामेंटल राइट को रिड्यूस करता है, लेकिन फिर भी कंट्री के सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह के लॉज होने जरूरी है। किस केस में कहा गया था? शंभुनाथ शंकर केस। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। अब औपा एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो औपा एक्ट 1967 was enacted for effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith। Act defines unlawful activities as any action taken by such individual or association that leads to cession of a part of territory of India, questions sovereignty of India or disrupt integrity of India। ठीक है दोस्तों, केसेज अंडर ऑपा एक्ट आर इन्वेस्टिगेटेड बाय बोथ स्टेट पुलिस एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि एनआईए होती है। तो दोनों के अंतर्गत इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी कि जो भी केस ओपा एक्ट के तहत फाइल होते हैं उनमें स्टेट पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है इन्वेस्टिगेशन में और एनआईए भी इन्वॉल्व रहती है। उपा के पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज ऑल इंडिया बैन्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है टू इम्पोज ऑल इंडिया बैन्स ऑन एसोसिएशंस। एक्ट एट प्रोविजंस फॉर अ ट्राइबल टू रिव्यू और टू हियर एन अपील अगेंस्ट द बैन, यानी कि एक ट्राइबल नहीं ट्राइब्यूनल है दोस्तों, एक ट्राइब्यूनल की व्यवस्था भी करता है कि अगर आपको कोई बैन वैन हो जाता है इस केस के तहत, एक ट्राइब्यूनल की व्यवस्था है जहां पर आपका इसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। बोथ इंडियन नेशनल एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड अंडर एक्ट आल्सो। Act holds of offenders accountable in same manner if crime is committed on foreign land outside India, यानी कि ये जो आपका लॉ है ऑपा वो उस क्राइम पर भी हो सकता है जो इस देश के बाहर घटित हुआ है। आप याद रखेंगे इंडियन नेशनल या फॉरेन नेशनल दोनों को इसके अंतर्गत
चार्ज किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आपसे पूछा जाएगा कि ऑपा एक्ट केवल इंडियन पर लगता है, तो नहीं, इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल। तो क्या कोई क्राइम सिर्फ इस देश के अंदर हुआ उसी पे लग सकता है? नहीं, क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, उस पे भी लग सकता है। अब लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, क्या क्या लॉज है? तो फर्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 टू प्रिवेंट एंटी नेशनल एलिमेंट्स फ्रॉम कैरिंग आउट एक्ट दैट आर होसाइल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, उसके लिए आया था ये फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट 1971-77 में आया था। इन फेमस फॉर एक्सेसिव यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स, ट्रेड यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स चैलेंजिंग गवर्नमेंट। तो ये इमरजेंसी के समय काफी फेमस में रहा था, जो भी सरकार के अगेंस्ट लोग कर जा रहे थे उनके ऊपर ये एक्ट लगा दिया जा रहा था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिम्यूड द मीसा एक्ट, तो मीसा एक्ट को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974, यह प्रोवाइड करता है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज एंड टू डील डेटर इलीगल ट्रेड। अगला जो केस है, अगला जो प्रोविजन है वो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम टाडा एक्ट 1984 कहते हैं। पावरफुल एंड रेस्ट्रिक्टिव लॉज ड्रॉन अप अंडर द सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ही इस केस को लाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि पोटा 2000 एक्ट, ये प्रेजेंटेड एज एन एक्ट सिमिलर टू टाडा एक्ट, ये दोनों सेम हुआ करते थे। अब आपा एक्ट को अमेंड किया गया था 2004 में, 2008 में, 2012 में एंड मोस्ट रिसेंटली 2019 में, टू एनहांस द स्कोप ऑफ द एक्ट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल्स 2019 वाले एक्ट में जो अमेंड किया गया है अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो पावर टू डेजिग्नेट ए टेररिस्ट, इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ it commits or participate in acts of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism, is otherwise involved in terrorism। ठीक है, ये गवर्नमेंट अगर इस तरह की चीजों में कौन कौन पार्टिसिपेट इन टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, प्रोमोट टेररिज्म, अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, तो उनको टेररिस्ट घोषित कर सकती है। एक्ट empowers गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड, यानी इंडिविजुअल को भी ये कोई, पहले वाले में क्या था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये रिकॉग्नाइज कर सकती है, यहाँ पर क्या है डेजिग्नेट कर सकती है, यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर सकती है एज ए टेररिस्ट। अप्रूवल फॉर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनआईए, यानी कि एनआई जो है उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू सीज प्रॉपर्टीज दैट मे बी connected with terrorism. Investigation by NIA. Investigation may be conducted by officers of rank deputy, superintendent or assistant commissioner of police or above. Act empowers officers of NIA of rank of inspector or above to investigate cases. तो NIA को empower किया गया है इसमें। अब कन्वेंशन देख लेते हैं। शेड्यूल अंडर ओरिजिनल एक्ट लिस्ट 9 treaties including convention for suspension of terrorist bombings 1997 and convention against talking of hostage 1979। APA Act 2019 added international conventions for suppression of acts of nuclear terrorism 2022 to list। अब आगे बढ़ते हैं तो फोन टैपिंग एक देखने के लिए मिलता है दोस्तों बहुत, तो ये न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली एन आईपीएस ऑफिसर वाज अंडर प्रोब फॉर टैपिंग द फोन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन 2019। अबाउट फोन टैपिंग के बारे में तो डेफिनेशन किया है, फोन टैपिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशंस and phones by a third party by recent means। अब वर्ड फोन टैपिंग also means rating up, वायर टिपिंग यानी कि जो आपका ये है वायर टैपिंग और लाइन bugging or interaction of the phone। It was first commenced in USA in 1890s। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस ग्राउंड में फोन टैपिंग की जाती है। तो sovereignty और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of a state, friendly relation with the foreign states, maintaining public order for preventing incitement of commissions of an offense, exception for press message
accredited to central or state government shall not be intercepted unless their transmission has been prohibited। तो ये ग्राउंड है जिसके आधार पर फोन टैपिंग को सही ठहराया जाता है। अब इससे रिलेटेड लॉज को देख लेते हैं। तो इंडियन टेलीफोन एक्ट 1884 में आया था, 85 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स ऑफ फोन टैपिंग। 7th शेड्यूल में क्या है? तो टेलीफोन अलोंग विद अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेज मेंशन्स अंडर एंट्री 31 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो ये आता है यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल में। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। If a person is talking on a phone, he is exercising his or her right to freedom of speech and expression. Thus, telephone tapping would infringe Article 19(1) का A, Article 19(1) का A, unless it came within the restrictions of his right set out in Article 19 के 2. Article 21 right to privacy. Telephone tapping would infringe Article 21 unless it is permitted under procedure established by law. Indian Telephone Act 1885. It regulates phone tapping. तो फोन टैपिंग को कौन रेगुलेट करता है? तो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। ठीक है ना? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ राइट टू टैप फोन्स। इन स्टेट्स पुलिस हैव पावर्स टू टैप फोन्स। एट सेंटर 10 एजेंसीज आर ऑथोराइज्ड टू डू सो। कौन कौन से एजेंसीज को फोन टैपिंग का जो अथॉरिटी दी गई है? तो इसमें आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रॉ, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। टैपिंग बाय एनी अदर एजेंसी वुड बी कंसीडर्ड इलीगल। यानी कि इसके अलावा अगर कोई भी जो है आपकी एजेंसी अगर फोन टैपिंग करती है तो वो इलीगल माना जाएगा। ऑर्डर्स कुड बी इशूड ओनली बाय द सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हिज स्टेट काउंटरपार्ट इन राइटिंग। ओनली देन कैन बी टैपिंग बिगिंस। यानी कि आप तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी या स्टेट का होम सेक्रेटरी अगर ये लिखित रूप से अगर आदेश देता है कि आप फोन टैपिंग कर सकते हैं, तभी कोई एजेंसी ऐसा कर सकती है। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस the order may be issued by lower authorities also. Such order has to be communicated to competent authority within a specified time period. ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू बी फॉरगेटन, ये भी न्यूज में रहा था दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इट्स रजिस्ट्री टू रिमूव डिटेल्स ऑफ अ कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट। देख लेते हैं कि राइट टू फॉरगेटन होता क्या है। तो right to forgotten is a right to have publicly available personal information removed from the internet, search database, websites, or any other public platforms once the personal information in question is no longer necessary. Right RTPF traces its origin to right to oblivion in French jurisprudence। यानी कि इसका उदय कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये राइट टू ओब्लिवियन ये फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है। हाउएवर आरटीपीएफ इज नॉट एज एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं आता है। तो दोस्तों इंटरनेट पर आपके डेटेज पड़े होते हैं। तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये इंटरनेट पर जो मेरा डेटा है अब ये नहीं रहना चाहिए, तो जो भी कंपनी होगी उस कंपनी को आपके अनुसार आपके डेटे वहां से हटाने होंगे। इसको कहते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। तो राइट टू प्राइवेसी vis-a-vis right to be forgotten. Right to privacy under Article 21 includes information that is not public, whereas a right to be forgotten involves removing information that was publicly known at a certain time and not allowing third parties to access the information anymore. तो ये बात है, इसलिए right of forgotten किया जाता है। It has been recognized as a statutory right. ये यूरोपियन यूनियन, याद रखेंगे ये राइट टू बी फॉरगेटन को यूरोपियन यूनियन में स्टैट्यूटरी राइट का दर्जा दिया गया है अंडर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। इट वाज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ईयू डायरेक्टरेट ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन 1995। आर्टिकल 17 ऑफ जीडीपीआर 2016 प्रोवाइड राइट टू इरेजर और राइट टू बी forgotten which permits a data subject to be request a controller to delete personal data
concerning him or her without undue delay. In India, there is no law that specifically provides right to be forgotten. Supreme Court on right to be forgotten. क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो in landmark judgment of case Puttaswamy versus Union of India, Supreme Court recognized the right to be forgotten as a part of right to life under Article 21. ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि right to life के अंतर्गत आएगा. Supreme Court stated that RTPF was subject to certain restriction. Restriction क्या क्या है? That it could not be used if material in question was required for the exercise of right to freedom of expression and information, fulfillment of legal responsibility, executions of a duty in the public interest or public health, protection of information in public interest, for purpose of scientific or historical study or for statistical purposes, establishment or executing or defending लीगल क्लेम्स. यानी कि इन सब केसों को छोड़ करके राइट टू फॉरगेटन लागू होगा. इन केस में राइट टू बी फॉरगेटन लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं एक बार दोस्तों हम, इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और क्या क्या न्यूज रहे थे. तो माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन वर्ड माइनॉरिटी. याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. माइनॉरिटी वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. राइट ऑफ द माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 और 30. आर्टिकल 350 के बी मेंशन अबाउट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. याद रखेंगे आर्टिकल 350 का बी ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है. However, Center using National Commissions for Minorities Act 1992 has declared Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jains, Zoroastrian as minorities. National Commissions for Minority Educational Institution Act 2004 has been enacted to safeguard educational right of minorities. तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है माइनॉरिटीज को लेकर के. अब जजमेंट देख लेते हैं. इन TMA पाई केस 2002, Supreme Court that linguistic and religious minority are determined by taking a state as a unit and not by taking into consideration the population of country. और दूसरा है केरला एजुकेशन बिल 1958. Supreme Court had rejected the argument that minorities should be identified at a block or district level. अब है सरना रिलीजन डिमांड. Various tribal communities of 5 states, including Jharkhand, Odisha, Assam, demanded that center recognizes their religion as Sarna. Sarna, a religion based on concept of nature worship, is followed by tribals in सेवरल इंडियन स्टेट. यानी कि जो सरना होता है ये दोस्तों कई ट्राइबल ग्रुप ने ये मांग की है कि उनको इस कैटेगरी में दर्जा दिया जाए और ये जो है कई ट्राइबल कम्युनिटी में एप्लीकेबल होता है. ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड आर्टिकल 35A यानी कि 35A. अगस्त 5 मार्क्स 3 years of abrogation of article 370 and 35A that gave Jammu Kashmir its special status and mandate to define its डोमिसाइल रूल. इन 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019. ये प्रोमलगेशन था दोस्तों ये, विच स्टेटेड दैट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वर एप्लीकेबल इन स्टेट्स. This effectively meant that all provision that formed the basis of a separate constitutions for Jammu and Kashmir stand abrogated. Article 35A was scrapped automatically. Article 35A provided Jammu Kashmir legislature full discretionary power to decide permanent residence of a state and gave them a special privilege in employment, property acquisitions and education. Parliament passed Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provides for the reorganization of Jammu and Kashmir into 2 union territories, namely Jammu Kashmir with legislature and Ladakh without लेजिस्लेचर. अब आर्टिकल 42 के बारे में देख लेते हैं कि क्या है. दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम है, आप इसको पढ़ लेंगे, ये ज्यादा आप इंपॉर्टेंट नहीं है. आर्टिकल 142 के बारे में देखते हैं कि क्या है. एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट सेट फ्री द रीनेमिंग 6 कन्विक्ट्स इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस. अबाउट आर्टिकल 42, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 42 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है
एक जजमेंट पास करती है फॉर द कंप्लीट जजमेंट, जो कंप्लीट जस्टिस ऑफ अ कम्युनिटी और ए पर्सन। तो अगर किसी को कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी पेंडिंग केस में ये जजमेंट सुना सकता है। ये स्पेशल पावर देती है आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को। तो राजीव गांधी केस में 6 लोगों को इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। Supreme Court, in exercise of its jurisdiction, may pass any decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. Any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed. अब आर्टिकल 145 के 5 देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ruled that the majority views of a larger bench will always prevail over a bench of लेजर स्ट्रेंथ। तो आर्टिकल 145 का 5 क्लॉज ये कहता है कि अगर एक केस के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए गए हैं और अगर लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कुछ फैसला देती है और लोअर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कुछ फैसला देती है तो हमेशा लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले को माना जाएगा। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 145 का 5 कंकरेंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ जजेस एट हियरिंग विल बी कंसीडर्ड एज जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। Article 145 clause 5 states that no judgment shall be delivered by Supreme Court without concurrence of a majority of judges present at a hearing of case, but nothing in this clause shall prevent a judge from delivering a dissenting जजमेंट। तो दोस्तों ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर जो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है दोस्तों, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।